गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग में विक्रय बही के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। आज अपन बात करेंगे विक्रय वापसी बही और उस विक्रय वापसी बही में लेखा किस प्रकार से किया जाता है। तो विक्रय वापसी बही में लेखा करने के लिए देखिए, सबसे पहले अपने को कारण देखने होंगे कि विक्रय वापसी बही में लेखा और विक्रय वापसी बही में लेखा और इस बही को बनाने का औचित्य या मकसद क्या है। सबसे पहले देखिए विक्रय वापसी बही क्यों बनाई जाती है। विक्रय वापसी बही क्यों बनाई जाती है, पहले सबसे पहले अपने को ये देखना है। तो विक्रय वापसी बही क्यों बनाई जाती है। जब व्यापारी के द्वारा जब माल को जब बेचा जाता है, एक पक्षकार के द्वारा जब माल को बेचा जाता है तो उसको बेचने के दौरान जो लेने वाला जो पक्षकार है वो किसी कारणवश अगर माल को वापस लौटा देता है, बेचे हुए माल को, तो उसको जो कहा जाता है विक्रय वापसी। तो विक्रय वापसी किसे देंगे। विक्रय वापसी का मतलब विक्रेता के द्वारा अगर कोई माल बेचा गया है किसी पार्टी को या किसी पक्षकार को या किसी ग्राहक को अगर बेचा गया है तो ये पक्षकार किसी कारणवश यदि वापस लौटा देता है माल को वापस लौटा देता है किसी भी कारणवश, तो उसको कहा जाता है विक्रय वापसी। एक बार लौटाने के कारण विक्रय वापसी के कोई कारण सेम क्रय की स्थिति में जो कारण उत्पन्न होते थे, सेम उसी प्रकार से इसमें भी कई कारण उत्पन्न होते हैं। हो सकता है विक्रेता, जब विक्रेता वापस बात जानबूझ के तो मंगाएगा नहीं, क्योंकि विक्रेता का काम ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा विक्रय करना, विक्रय ज्यादा से ज्यादा माल को बेचना। ये पक्षकार किन्हीं कारण से माल को लौटाता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखिए। नंबर एक तो उन्होंने जो माल की जो दर है वो दर ज्यादा लगा दी हो तो माल वापस लौटा सकता है। माल की गुणवत्ता ठीक नहीं हो तो माल वापस लौटा सकता है। गलत माल दे दिया हो। गलत माल का मतलब जिस वेराइटी का माल देना था दूसरी वेराइटी का माल दे दिया, तो वो होता है गलत माल की सुपुर्दगी। और उसके बाद दर ज्यादा लगा देने के कारण गुणवत्ता ठीक नहीं थी, गलत माल का हस्तांतरण कर दिया, पैकिंग ठीक नहीं थी या सामान्य कोई टूट फूट हो गई, तो इस कारण से वो ज्यादा इस कारणों की वजह से वो माल को क्या कर सकता है, वो पक्षकार वो पार्टी माल को बिके हुए माल को वापस क्या करती है, लौटा देती है, तो उसको विक्रय वापसी कहा जाता है। एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि कई विक्रेता माल को बेचने के लिए एजेंट की नियुक्ति करते हैं। विक्रय एजेंट कक्षा 12 में एक चैप्टर आएगा प्रेक्षण खाते। उसमें देखेंगे कि एजेंट और विक्रेता के मध्य संबंध किस प्रकार से होता है। लेकिन कई व्यापारी ऐसे होते हैं जिनका अपना अलग से कोई एजेंट नियुक्त करते हैं, स्टॉकिस्ट नियुक्त करते हैं। अब जैसे रिलायंस के प्रोडक्ट हैं या अन्य किसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, वो एक जगह तो बेचते नहीं है, वो अपने अलग अलग शाखाएं खोल लेते हैं। जैसे बैंकों की शाखाएं होती है वैसे ब्रांच खोल लेते हैं और माल को सुपुर्दगी करते रहते हैं, बेचते रहते हैं एजेंटों के माध्यम से। उसको संभालने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है माल को बेचने के लिए, वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, वेयर हाउसिंग, तो उसके लिए एजेंट नियुक्त करते हैं। एजेंट ने अगर माल को यदि बेचा और बेचने के दौरान यदि कोई माल बेकार हो गया तो एजेंट के पास में वापिस आ जाता है माल और आएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एजेंट के पास में जो
जो टूट फूट हो गई या दर ज़्यादा लगा दी या माल की गुणवत्ता ठीक नहीं थी, तो इसका तो हल बनता है कि माल को वापस लौटाया जाए। लेकिन एजेंट ने शर्त लगा रखी थी, शर्त तय कर रखी थी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो पहली बात, एजेंट उधार बेचेगा तब तो विक्रय वापसी की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि विक्रय वापसी की स्थिति पैदा कब होती है? जब माल उधार में बेचा गया, नकद की स्थिति में तो होगी नहीं। तो एजेंट यदि इस मालिक की वजह से एजेंट ने उधार में माल बेचा है या उधार में माल का अगर आदेश प्राप्त कर रखा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये लेने वाला पक्षकार माल को वापस लौटा सकता है एजेंट को। लेकिन ध्यान दें, एजेंट के पास में जैसे विक्रय वापसी का माल आया, इसकी सूचना आपको मूल प्रदान को देनी होगी, मालिक को देनी होगी, ताकि ये विक्रय वापसी को समायोजित कर सके, विक्रय वापसी को समायोजित कर सके और साथ में स्टॉक को ढंग से मेंटेन कर सके। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। एक बार विक्रय वापसी बही में जो लेखा होगा, विक्रय वापसी बही में जो लेखा होगा वो क्रेडिट नोट नंबर के आधार पर होगा, क्रेडिट नोट नंबर। और क्रय वापसी, जिस प्रकार से क्रय वापसी में जो लेखा होता है वो डेबिट नोट नंबर के आधार पर होता है, वैसे ही क्रय वापसी बही में लेखा आपको क्रेडिट नोट नंबर के आधार पर होगा, क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर के आधार पर लेखा होगा। अब बात आती है इसके प्रारूप की। तो इसके प्रारूप की व्याख्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम इसका प्रारूप क्रय वापसी बही की तरह ही होगा, सेम जिस प्रकार क्रय वापसी बही का प्रारूप होता है, सेम उसी तरीके से विक्रय वापसी बही का प्रारूप होगा। बस फर्क इतना सा है कि क्रय वापसी बही में डेबिट नोट नंबर का कॉलम होता है, लेकिन विक्रय वापसी में क्रेडिट नोट नंबर का कॉलम होगा। किसका? क्रेडिट नोट नंबर का कॉलम होगा। और साथ में परचेज रिटर्न को जो टोटल आता था, उस परचेज रिटर्न के टोटल को किसके नाम से दिखा देते? परचेज रिटर्न अकाउंट CR के नाम से। यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक को दिखाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट DR के नाम से। किसके नाम से? DR के नाम से दिखाना होगा विक्रय वापसी बही के योग को। तो मुख्य शर्तें क्या? कि विक्रय वापसी बही के अंदर माल किसी कारणवश वापस आ सकता है, आता है तो उसका लेखा करना पड़ेगा। लेखा करने के लिए आपको क्रेडिट नोट नंबर के हिसाब से आपको उसका लेखा करना पड़ेगा। उसके बाद इसके बाद रही प्रारूप की, तो प्रारूप बनाने के लिए क्रय वापसी बही का जो प्रारूप है सेम विक्रय वापसी का होगा, बस डेबिट नोट नंबर की जगह क्या आएगा? क्रेडिट नोट नंबर आएगा। और जो विक्रय वापसी बही का जो योग होगा, उस विक्रय वापसी बही के योग को सेल्स रिटर्न अकाउंट DR के नाम से दिखाना होगा। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक सवाल करते हैं और उस सवाल के माध्यम से देखते हैं कि विक्रय वापसी बही में लेखा किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। आपको सवाल हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको डिस्काउंट का ध्यान नहीं रखना है। दे भी दे दो, विक्रय वापसी में डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, किसी प्रकार का यदि कोई एप्रेंशिप वगैरह है तो उसका आपको समायोजित करना पड़ेगा। तो खर्चा यदि हुआ है तो मार्जिन आखिर में जुड़ेगा, सीधी सी बात है। अब इसके प्रारूप की मैं बात करता हूँ। तो प्रारूप की बात करूँगा तो पहला जो कॉलम होगा वो डेट का कॉलम होगा, एक कॉलम होगा वो पर्टिकुलर का होगा। हालांकि आपके पर्टिकुलर के कॉलम से पहले क्रेडिट नोट नंबर का कॉलम दे रखा है, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त ये होगा कि आप क्रेडिट नोट नंबर का कॉलम यहाँ बना लें। क्रेडिट नोट नंबर यह आपका LF होगा, क्योंकि लेजर पोस्टिंग होगी। सहायक बहियों की सबकी लेजर पोस्टिंग होती है, सहायक बहियों की सबकी लेजर पोस्टिंग होती है, चाहे जनरल हो, चाहे रोकड़ बही हो, चाहे रोकड़ बही के प्रकार हो, क्रय बही हो, क्रय वापसी बही हो, विक्रय बही हो, विक्रय वापसी बही हो, मुख्य जनरल हो,
कुछ भी हो, सबका सभी की सभी पुस्तकें प्रारंभिक लेखी की पुस्तकें होती है, और जितनी भी प्रारंभिक लेखी की पुस्तकें होती है सबकी लेजर पोस्टिंग होती है, सबकी लेजर पोस्टिंग। यह है का कॉलम और ये आपका अमाउंट का कॉलम बनाना है, जिसकी करेंसी होगी, टोटल लगाना है। आपको जिस तारीख को माल है, पार्टी का नाम लिखो, क्या क्या माल है, क्रेडिट नोट नंबर का ध्यान रखना है, क्रेडिट नोट नंबर के आधार पर आपको लेखा करना है, सीधी बात है। जो भी आपका अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आपको टोटल दिखाना है, और टोटल दिखाओगे किस नाम से, अंतिम तारीख को सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर के नाम से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर के नाम से उसको दिखाना है। डीआर क्यों? क्योंकि बेचा गया माल वापिस आ रहा है, और जब वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट करते हैं, जब वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट करते हैं, इसलिए उसको किसके नाम से दिखाना है, डेबिट के नाम से दिखाना है। कल देखेंगे कि आपकी क्रय बही हो गई, क्रय वापसी बही हो गई, विक्रय बही हो गई, विक्रय वापसी बही हो गई। लेजर पोस्टिंग का आपको ध्यान है, आपको अपोजिट एंट्री करनी है, सीधी सी बात है। पार्टी के खाते खोलो, सेल्स तो सेल्स लिख दो, सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न लिख दो, परचेज तो परचेज रिटर्न लिख दो, परचेज तो परचेज लिख दो, उसको ज़्यादा बाधा बड़ी बड़ा काम नहीं है। कल अपन देखेंगे कि सभी सहायक बहियों को एक साथ कैसे बनाएंगे, जिसमें आपकी जनरल प्रॉपर्टी भी आएगी, यानी मुख्य जनरल, जिसमें जनरल प्रॉपर्टी भी आएगी, जिसको मुख्य जनरल कहा जाता है। तो कल मुख्य जनरल भी देखेंगे, और साथ में जितने भी सहायक बहियां थी उस सहायक बही को सबको एक साथ बनाएंगे, ताकि अपने को इस बात का पता चले कि कौन से लेन देन का लेखा किस में लेकर करना है, कौन से लेन देन का लेखा किस में जाएगा, और किस प्रकार से लेन देन होंगे। क्यों? क्योंकि जो लेन देन बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लेन देन आते हैं बड़े बड़े व्यापार के अंदर, उसके अंदर तो सारे लेन देन एक साथ आते हैं। विक्रय का तो विक्रय में लिखना पड़ेगा, क्रय वापसी का तो क्रय वापसी में लिखना पड़ेगा, मुख्य जनरल में जा रहा तो जनरल प्रॉपर्टी में लिखना पड़ेगा, कोई नगद का मामला तो रिसिप्ट पेमेंट में लिखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें अपने को एक साथ देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।